आदाब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कहा जाता है नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश के लिए कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए अच्छी इंग्लिश सुनना ज़रूरी है और अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए अच्छी इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। तो आज इसी के ऊपर हमने बात करनी है कि हम अपने इंग्लिश एक्सप्रेशन को कैसे बेहतर करें, और ये जितना जल्दी इसके ऊपर वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइमली सेंटेंस क्राफ्टिंग आ जाएगी, उतना ही टाइमली पैराग्राफ मेकिंग आ जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर हो जाएगा और अल्फाज का यूजेज फॉर द सेक ऑफ जस्ट बम्बास्टिक लैंग्वेज नहीं होगा, बल्कि फॉर द सेक ऑफ मीनिंग्स होगा, फॉर द सेक ऑफ ईज होगा और अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पैराग्राफ मेकिंग क्या होती है। पैराग्राफ प्रोज राइटिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पिलर है जिसको हम कार्डिनल फीचर कहते हैं प्रोज राइटिंग का। पैराग्राफ राइटिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टॉपिक सेंटेंस, और टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो एक पैराग्राफ को कार्डिनल फीचर होता है। वो बता देता है कि इस पैराग्राफ के अंदर है क्या। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर के ऊपर एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है हाउ टू एम्पावर नेक्टा। अब जब हमने ख्वाजा खालिद फारूक का ये टाइटल देखा, हाउ टू एम्पावर नेक्टा, तो हमें पता चला कि ये आर्टिकल जो है ये नेक्टा के बारे में होने वाला है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के बारे में। तो यकीनन फिर जो इसका पैराग्राफ नंबर 1 होगा उसके अंदर ये नेक्टा का बुनियादी इंट्रो ज़रूर देगा। तो इसकी फर्स्ट लाइन्स हम पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होगा। Pakistan's capacity to respond to terrorism and targeted violence depends on its ability to understand these phenomena and to adapt as they evolve. For that, the National Counter-Terrorism Authority, or NACTA, is our best suited institution. Its role in spearheading Pakistan's FATF compliance efforts cannot be underestimated. Now, National Counter-Terrorism Authority, first 3 lines के अंदर उसने एक तो NACTA का होराइजन के बारे में बता दिया, NACTA की इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया, और उसने बता दिया कि FATF के हवाले से नेक्टा का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जब आपने नेक्टा के बारे में पहली 3 लाइंस पढ़ ली तो आपको अंदाज़ा हो गया कि इसके अंदर आर्टिकल का जो लिखा है इसके अंदर जान है, तो बाकी भी मज़ीद आप उसको पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है या उसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो कितना अच्छे तरीके से, कितना होलिस्टिकली लिखा है आपने। तो जब आपने टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, अब यू आर टू कंसेप्चुअलाइज, अब उसको कॉन्टेक्चुअली या कॉन्सेप्चुअली उसको बैक करना होता है। अब वही उसने जो है नेक्टा को देन फर्दर उसने अटैच कर दिया अगली लाइन के अंदर FATF से, कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कंसेप्चुअली भी और कॉन्टेक्चुअली भी इट इज लिंक टू FATF। उसके बाद फिर आप इसको बैक करते हो एक ही पैराग्राफ के अंदर विद सम सर्टेन फैक्ट्स। अब वो फैक्ट्स FATF से रिलेटेड हो सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 27 से पॉइंट्स से 24 पॉइंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर चुका है और 3 पे इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है, नेशनल एक्शन प्लान की बात हो सकती है। सो सर्टेन फैक्ट्स दिए जा सकते हैं। और फिर उस पैराग्राफ का इख्तितामी पार्ट होता है जिसको हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स कहते हैं, और जिसकी चेन फॉर्मेशन होती है अगले पैराग्राफ के साथ। तो ये एक कोहेजन और कोहेरेंस एक पैराग्राफ को खूबसूरती देती है, और इससे ही आपकी जो थॉट है उसका जो फ्लो है वो नेचुरल भी होता है, और इसके अंदर वर्बोसिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फ्लारी लैंग्वेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, औखी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को लिखते चले जाते हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब पैराग्राफ राइटिंग करें और उसका टॉपिक सेंटेंस लिखें, उसका कंसेप्चुअलाइज या कंटेक्चुअलाइज करें,
फैक्ट के साथ उसको प्रूव करें और देन उसके कंक्लूडिंग या उसका लास्ट सेंटेंस लिखें और उसको अगले सेंटेंस के साथ जोड़ने की कोशिश करें कि लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ शुड बी लिंक्ड विद द टॉपिक सेंटेंस और द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ, तो ताकि ये चेन फॉर्मेशन भी रहे और कोहेरेंस भी उस टॉपिक के अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर रहे। दूसरी चीज़ होती है यूज़ ऑफ वोकैब के जब इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन के लिए उतनी सारी वोकैब इकट्ठी की जाती है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इकट्ठे किए जाते हैं, तो उनमें से बहुत सारे वर्ड्स जो है वो हिस्सा बन जाते हैं आपकी अपनी वोकैब का। तो फिर उनका यूजेज जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो वर्ड्स सिर्फ उस पेपर के लिए ही होते हैं, वो वर्ड्स हमें दूसरे पेपर्स के अंदर नहीं लिखने होते। जितनी सिंपल लैंग्वेज हम लिखते हैं, जितना अच्छा एक्सप्रेशन हमारा होता है और जितने कन्विंसिंग हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं, उतनी हमारे जो उस राइटअप है उसके अंदर जान ज़्यादा पड़ती है। तो पैराग्राफ के अंदर बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो कोहेजन एंड कोहेरेंस है, उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू द टेंस, कौन सा टेंस में आप यूज़ कर रहे हैं, यानी हम एक ही टेंस के अंदर दो फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ करते। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जब हम इनको लिखते हैं तो हमारा राइटिंग एक्सप्रेशन बेहतर हो जाता है। दूसरा स्टेप आता है कि जब आपने लिख लिया उसके बाद राइटअप को चेक लाजमी करवाएं। कोई भी अच्छा मेंटर आप ढूंढ सकते हैं जो कि आपके राइटअप को चेक करे, और जितना आप इसमें कंसिस्टेंट होंगे उतने आपका अच्छा क्रिएटिव एक्सप्रेशन बनता जाएगा। जब आपका एक्सप्रेशन बनेगा तो ऑब्वियसली आपके लिए आसान होगा किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना और उसकी विड्थ को अंडरस्टैंड करना, और उसके ऊपर आप लिख सकोगे। थर्ड थिंग जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बतानी है, दैट लास्ट थिंग, वो है कि हमने रिसोर्सेज कौन से यूज़ करनी है। फॉर दोज हु आर द बिगिनर्स, एस्पायरेंट्स, चाहे वो PMS है, CSS है, who are going to begin from the scratch, or those who are not familiar with this territory, they must keep in mind कि बहुत अच्छे सोर्सेज हैं जिनको हम कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर 1, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन। ये फॉरेन अफेयर्स मैगजीन जो है दिस वन, ये आपको दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल एरिना की हैपनिंग्स हैं उनके बारे में बताएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, द डिप्लोमैट इज अनदर। अभी ये जो रिसेंट आया था डिप्लोमैट, बांग्लादेश के ऊपर इनका पूरा रिसर्च है कि बांग्लादेश ने 50 साल कंप्लीट किए, तो बांग्लादेश की कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसको पढ़ के आपको समझ लगती है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सकते हो पाकिस्तान और बांग्लादेश का, जो कि ऑफ स्प्रिंग ही था, हमसे अलग हो गया, ये अलग बात है। हम कहाँ वो कहाँ फासले बढ़ते गए और हम डेफिसिट की जंग लड़ रहे हैं और वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। खैर ये एक अलग बात है। दूसरा जो है वो डिप्लोमैट। थर्ड वाइटल सोर्स जो है वो आपके पास द इकोनॉमिस्ट है। द इकोनॉमिस्ट की मज़े की चीज़ ये है कि ये हर फ्राइडे को शाया होता है। अब हर फ्राइडे को दुनिया के अंदर जितनी भी न्यूज़ आती हैं, जितने भी हैपनिंग्स हो रही होती हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको हेल्प करती हैं आपके फैक्ट बुक बनाने के अंदर भी, और उससे आपको इंडेक्सेस का भी अंदाज़ा होता है, पॉलिटिकल हैपनिंग का भी अंदाज़ा होता है, म्यांमार में क्या हो रहा है और अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है, या जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या फॉरेन पॉलिसी है, ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन का क्या रोल होगा, EU के साथ कैसे तल्लकात रहेंगे। सो द इकोनॉमिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। फोर्थ वन इज इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ये जो जनरल है ये पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से बहुत सारे एग्जामिनर्स जो कुछ क्वेश्चंस भी एक्सट्रैक्ट करके PMS और CSS के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, और ये जर्नल भी लाजमी कंसल्ट करें। अफगानिस्तान के ऊपर अभी रिसेंटली बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ था, और अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, रोल ऑफ रशिया इन इट, और so Islamabad Institute of Strategic Studies is very very important. The last one is Dawn.
डॉन पर्टिकुलरली ओपिनियन का सेक्शन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मलिया लोधी जैसे लोग इसके अंदर लिखते हैं, तो ऑब्वियसली डॉन का जो है ओपिनियन सेक्शन इज़ हाईली हाईली रिकमेंडेड। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि हमें इंग्लिश एक्सप्रेशन के ऊपर काम करना है, हमें कंसिस्टेंट होना है, एटलीस्ट एक आर्टिकल पर डे उसको एक्सट्रैक्ट करें, उसके ऊपर लिखें, उसको चेक करवाएं, पैराग्राफ राइटिंग पर्टिकुलरली आपकी सही होनी चाहिए। और उसके अलावा हमने देखा कि सोर्सेज अगर हम ये वाले कंसल्ट करें तो ना सिर्फ हमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, बल्कि एक होलिस्टिक हमारा नॉलेज बैंक जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा, जो कि हमें हेल्प करेगा कंपैटिटिव एग्जाम के अंदर। देखने का बहुत शुक्रिया।